हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th की बुक मोमेंट से चैप्टर नंबर 3 ईश्वरन द स्टोरी टेलर। स्टूडेंट्स, इस कहानी में हम ईश्वरन के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि एक स्टोरी टेलर हैं। स्टोरी टेलर का मतलब कहानी कहने वाले। तो जो हमारे ईश्वरन हैं ये बहुत ही उत्तम कहानी सुनाने वाले हैं। उनकी जो कहानी कहने का तरीका है, वर्णन का जो शैली है वो इतना अच्छा है कि वे किसी भी घटना को बहुत ही सजीव, असली और रोमांचक रूप दे देते हैं। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। वन नाइट महिंद्रा वोक अप फ्रॉम स्लीप एंड सा अ डार्क क्लाउडी फॉर्म। एक रात महेंद्र जब नींद से जागे तो उन्होंने एक डार्क क्लाउडी फॉर्म यानी कि धुंधली सी आकृति देखी। ही ब्रोक आउट इनटू कोल्ड स्वेट। उन्हें ठंडा पसीना आ गया यानी कि वो बहुत ज़्यादा डर गए। वॉज इट अ घोस्ट? क्या वह भूत था? यानी कि वो जो आकृति उन्होंने देखी क्या वो एक भूत था? देखते हैं आगे कौन था ये। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाई अ यंग मैन महेंद्र बाई नेम। यह कहानी गणेश को महेंद्र नाम के एक नवयुवक ने सुनाई थी। He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisors at various types of construction sites, factories, bridges, dams and so on. और ये जो महेंद्र हैं ये कौन थे, इनका परिचय दिया जा रहा है। महेंद्र एक फर्म में या एक कंपनी में एक जूनियर सुपरवाइजर थे और इनकी कंपनी क्या काम करती थी उसके बारे में बताया जा रहा है। फर्म which offered on hire supervisors at various types of construction sites, factories, bridges, dams and so on. ये कंपनी क्या करती थी? ये कंपनी विभिन्न प्रकार के जो निर्माण स्थल कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उनके लिए अपने सुपरवाइजर्स की जो सेवाएं हैं उन्हें किराए पर उपलब्ध कराती थी। महेंद्र's job was to keep an eye on the activities at the work site. अब महेंद्र का काम क्या था इसमें? महेंद्र का कार्य जो कार्यस्थल हैं उनकी गतिविधियों पर दृष्टि रखना था। He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office. From a coal mining area to a railway bridge construction site, from there after a few months to a chemical plant which was coming up somewhere. और उसे अपने जो मुख्य कार्यालय के निर्देशानुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहना पड़ता था। कहाँ कहाँ? जैसे एग्जाम्पल के लिए बताया जा रहा है, कोयले की खान के क्षेत्र से किसी रेलवे पुल के निर्माण स्थल के लिए जाना, वहां से कुछ माह के पश्चात किसी जो रसायन का जो संयंत्र है उस पर जाना। मीन्स कहीं ना कहीं आज यहाँ तो कल वहाँ, जैसा उसकी कंपनी ऑर्डर दे, जैसे उसका अधिकारी ऑर्डर दे, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। He was a bachelor. His needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions, whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry. अब यहाँ पर महेंद्र के बारे में बताया जा रहा है कि वह एक बैचलर था। बैचलर मीन्स अविवाहित था, उसका विवाह नहीं हुआ था। His needs were simple. उसकी आवश्यकताएं जो थी वह बहुत साधारण थी और वह अपने आप को हर प्रकार की कैसी भी कंडीशंस हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, उनमें एडजस्ट कर लेता था, यानी कि परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेता था। अब किस तरीके की परिस्थितियां, उसका एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि चाहे वह कोई घटिया किस्म का इल इक्विप्ड सर्किट हाउस विश्राम गृह हो, चाहे वह पत्थरों के खदान के बीच में कोई काम चलाओ टेंट बना हुआ हो, कैसी भी परिस्थिति हो वह अपने आप को उनमें ढाल लेता था। बट वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक। लेकिन उसकी जो एक संपत्ति थी जो उसके पास थी वो क्या थी? उसका रसोइया, और उसका क्या नाम था? ईश्वरन। द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेयर एवर ही वॉज पोस्टेड। और जो ये ईश्वरन थे इनको महेंद्र से बहुत लगाव था, बहुत ही अटैच थे वो उनके साथ में, और जहाँ कहीं भी महेंद्र जाते थे या उनकी जो नियुक्ति होती थी वह उनके साथ में बिना कोई कंप्लेन किए यानी कि खुशी से उनके साथ में चले जाते थे।
He cooked for Mahendra, washed his clothes, and chatted away with his master at night. He could weave out endless stories and anecdotes on varied subjects. और ये क्या क्या काम करते थे? रसोईया, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ लिया, कुक थे कि खाना बनाते थे, लेकिन साथ साथ ही क्या करते थे? देखो, ही कुक्ड फॉर महेंद्रा, ये महेंद्र के लिए खाना बनाते थे, वॉश्ड हिज क्लोथ्स, उनके कपड़े धोते थे, और रात को वो अपने जो मास्टर यानी कि महेंद्र के साथ में बातें भी किया करते थे, गपशप करते थे। और ये कैसे थे? इनकी एक विशेषता थी कि ये एंडलेस स्टोरीज यानी कि अनगिनत कहानियां, किस्से, एनेक्डोट मीन्स होता है छोटी छोटी कहानियां, किस्से बैठे बैठे बना सकते थे। कहानियां बनाने में, कहानियां गढ़ने में ये बहुत निपुण थे। Iswaran also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of desolate landscape with no shops visible for miles around. अब यहाँ पर ईश्वरन के बारे में बताया जा रहा है कि ईश्वरन में एक अमेजिंग जो कैपेसिटी थी, एक जो क्षमता थी उनमें अद्भुत, वो क्या थी कि वो सब्जियां और सब्जियों को या खाना बनाने का जो और सामान था वो पता नहीं कहाँ से उन चीज़ों को पैदा कर देता था या उन चीज़ों को ले आता था, क्योंकि वहाँ पर जो कैसा स्थान था वो डेसोलेट, एकदम निर्जन था, जहाँ पर कोई भी दुकान या इस तरीके की वस्तुएं आसपास दिखाई नहीं देती थी। उस निर्जन स्थान में भी वो पता नहीं कहाँ से सब्जियां और खाना बनाने का सामान ले आते थे। He would miraculously conjure up with the most delicious dishes made with fresh vegetable within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. और वह क्या करते थे कि जहाँ पर भी इनका ट्रांसफ़र होता था और वहाँ जाकर वो पहुँचते थे तो जिंक शीट शेल्टर एट न्यू वर्क प्लेस, किसी भी नई जगह पर जाते थे जहाँ पर कैसी जगह हो, भले ही जो टीन शेड्स होते हैं उनके नीचे बैठकर, यानी कि जहाँ पर कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं हो, वहाँ पर भी कुछ ही एक ही घंटे के अंदर वो ताजी सब्जियों से बने स्वादिष्ट भोजन जादू की तरह तैयार कर देता था। यानी कि ऐसा लगता था जैसे उसने जादू किया हो, और टीन शेड की जो जगह है जहाँ पर कोई चीज़ उपलब्ध नहीं है वहाँ पर भी वो पहुँचते ही 1 घंटे के अंदर एकदम इतना स्वादिष्ट खाना बनाकर तैयार कर देते थे। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम। अब महेंद्र के बारे में बताया जा रहा है कि महेंद्र जो है सुबह जल्दी उठकर नाश्ता कर कुछ पका हुआ भोजन अपने साथ में लेकर काम पर चले जाते थे। फिर Meanwhile, Iswaran would tidy up the shed, wash the clothes, and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while. और उनके जाने के बाद में ईश्वरन क्या करता था, पीछे से जो भी इनका जहाँ ये लोग रहते थे उसको वो शेड, टिडी अप द शेड यानी कि उसको ठीक करते थे, साफ सफाई करते थे, वॉश द क्लोथ्स, कपड़े धोते थे, और फिर कई बाल्टी पानी से बहुत देर तक वो आराम से नहाते रहते थे, और उसकी समय नहाते समय कोई प्रार्थना भी गुनगुनाते रहते थे। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, और उनको ये सारा जितनी देर में वो ये काम करते थे तब तक लंच का टाइम हो जाता था, यानी कि दोपहर के भोजन का समय। आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, और दोपहर में भोजन के समय पे क्या होता था, वह खाना खाने से पहले कुछ देर तक, खाना खाकर सोने से पहले, खाना खाने के बाद में सोने से पहले वो कुछ देर तक किताबें पढ़ते थे। द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, और जो किस तरीके की बुक्स पढ़ते थे वो प्रायः कई सौ यानी कि हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, कई 100 पेजों की तमिल भाषा में की रोमांचक जो किताबें थीं उनको पढ़ा करते थे। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नैरेटिव फ्लरिशेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्राल,
और उसमें दिए गए जो इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन यानी कि काल्पनिक वर्णन, वो जो वह नैरेटिव्स वृतांत जो भी कहानियां जो उसमें पढ़ते थे वो फ्लरिशेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्राल, वो क्या होता था ईश्वरन के मन पर वो सब छा जाते थे, यानी कि उनके दिमाग में वो चीजें फिर चलती रहती थी। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. उनके जो अपने वर्णन थे यानी कि जो कहानियां ये खुद से बनाया करते थे, सुनाते रहते थे लोगों को ईश्वरन, उन वर्णन पे भी तमिल लेखकों का बहुत प्रभाव रहता था। यानी कि जो ये पढ़ते थे तमिल के लेखक और उनकी कहानियों को, तो ईश्वरन जो कहानियां खुद सुनाते थे उनमें भी उन तमिल लेखकों का प्रभाव होता था। When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. जब वह किसी भी साधारण सी घटना का वर्णन भी करते थे तो उसमें भी वो रोमांच डालने का प्रयास करते थे, यानी कि उसको बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करते थे। फॉर एग्जाम्पल, instead of saying that he had to come across an uprooted tree on the highway, he would say, with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture, the road was deserted and I was all alone. अब यहाँ पर जो उनकी स्टोरी टेलिंग की जो आर्ट है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो किस तरीके से चीजों को बताते थे। तो उसका उदाहरण दिया जा रहा है कि अगर उनको जरा सी कोई बात बतानी होती थी छोटी सी, जैसे कि उन्होंने सड़क पर एक गिरा हुआ पेड़ देखा था, तो वो उस बात को ऐसे नहीं बताते थे कि आज मैंने रास्ते में एक पेड़ पड़ा हुआ देखा था। वो कैसे बताते थे? विद आईब्रोज सुटेबली आर्क्ड, अपनी भौहों को चढ़ाकर और हाथों को एकदम नाटकीय ढंग से हिलाकर शुरू करते थे बात को। कहते थे कि कैसे करके बताया ना शुरू किया उन्होंने, द रोड वॉज डिजर्टेड एंड आई वॉज ऑल अलोन। रोड जो थी, सड़क एकदम रास्ता डिजर्टेड यानी कि सुनसान था और मैं अकेला था। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुकड लाइक एन इनॉर्मस बसी बीस्ट लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड। और अचानक मैंने सड़क पर कोई चीज देखी जो कि ऐसे लग रही थी जैसे कोई बड़ा सा झाड़ीदार जो पशु है वो सड़क पर आर पार लेटा हुआ, यानी कि पूरी सड़क पर कोई बहुत बड़ा सा जानवर लेटा हुआ है। आई वॉज हाफ इंक्लाइंड टू टर्न एंड गो बैक, और फिर मेरे मन में ऐसा आया कि मैं लौट चलूं, यानी कि मैं आगे ना जाऊं, कि मैं डर गया। लेकिन बट एज आई केम क्लोजर, लेकिन जब मैं उसके पास गया तो क्या देखा? मैंने देखा that it was a fallen tree, कि वो एक गिरा हुआ पेड़ था। with its dry branches spread out, और उसकी जो सूखी हुई टहनियां जो थी, डालें थी, वो फैली पड़ी थी। मीन्स इस तरीके से वो बातों को बताते थे। मीन्स उन्होंने ये ना कह के सीधे सीधे कि रोड पर पेड़ देखा, उन्होंने उसका इतना अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया कि सभी लोग ध्यान से सुनने लगे, अरे ऐसा था, क्या हुआ होगा, क्या था रोड पे। फिर बाद में बताया कि पेड़ था। Mahindra would stretch himself back in his canvas chair and listen to ईश्वरन tales uncritically। और ये अक्सर जो अपनी कहानियां थे वो किसको? ईश्वरन को सुनाया करते थे। और ईश्वरन भी अपनी कैनवास यानी कि जो मोटा कपड़ा होता है उसकी बनी हुई चेयर पर आराम से लेटे हुए ईश्वरन की कहानियों को बिना किसी आलोचना के सुनते रहते थे। मीन्स बिना उसमें कोई आलोचना की कि ऐसा क्यों नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बोलते थे, बस चुपचाप सुनते रहते थे। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर, ईश्वरन वुड बिगिन। अब ईश्वरन अपनी कहानी सुनाना शुरू करते हैं कि जहाँ से मैं आया हूँ, द प्लेस आई कम फ्रॉम, जहाँ से मैं आया हूँ या जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, वह स्थान किसके लिए फेमस है? टिम्बर के लिए। टिम्बर लकड़ी को कहते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन के लिए प्रयोग की जाती है, या इमारती लकड़ी बोला जाता है जिसको, उसके लिए फेमस है। ऐसी जगह से मैं आया हूँ। There is a richly wooded forest all around. The logs are hauled on the lorries by elephants.
और ये जो स्थान है वहाँ पर क्या है, एक बहुत ही रिचली वुडेड फॉरेस्ट, यानी कि बहुत ही समृद्ध जंगल है, जहाँ पर जो लकड़ी है उसके लॉग्स यानी कि जो लट्ठे हैं उनको लॉरीज यानी कि ट्रकों पर हॉल्ड यानी कि लादा जाता है या चढ़ाया जाता है, किसके द्वारा, एलिफेंट्स, हाथियों के द्वारा। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, और ये कैसे, बड़े बड़े पाले हुए हाथी हैं। When they turn wild, even the most experienced mahout is not able to control them. और वो बताते हैं कि जब ये हाथी जो हैं वो वाइल्ड हो जाते हैं, यानी कि जब मस्त हो जाते हैं, तो बड़े बड़े अनुभवी जो महावत यानी कि जो व्यक्ति हाथियों को कंट्रोल में करता है वो भी उन पर काबू नहीं कर सकते। आफ्टर दिस प्रोलॉग ईश्वरन would launch into an elaborate anecdote involving an elephant। और इतना जो एक भूमिका उन्होंने बनाई, जो वो बात बोलना चाहते थे, उसके बाद में वो हाथियों से संबंधित कोई भी किस्सा सुनाने में लग जाते थे। One day a tusker escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on bushes, tearing up wild creepers and breaking branches at will। अब क्या ये बात बता रहे हैं, इतना बताने के बाद में, वन डे, एक दिन, एक हाथी, टस्कर यानी कि एक नर हाथी, लकड़ियों के जो प्रांगण से, टिम्बर यार्ड, लकड़ियों के प्रांगण से जहाँ पर लकड़ियाँ रखी हुई थी, काम हो रहा था, वहाँ से भाग निकला और इधर उधर रोम अबाउट, इधर उधर दौड़ता हुआ, स्टैम्पिंग द बुशेस, जो झाड़ियाँ थी उनको रौंदता हुआ, टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स, जंगली बेलों को उखाड़ता हुआ, एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल, और टहनियों को, ब्रांचेस को अपनी मर्जी से तोड़ता हुआ घूमने लगा, रोम अबाउट, घूमने लगा। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव व्हेन इट गोज मैड। और फिर वो बीच में पूछते हैं महेंद्र से कि सर क्या आप जानते हैं कि जब एक एलिफेंट जो है, एक हाथी जो है वो पागल हो जाता है तो वो कैसे बिहेव करता है। Ishwaran would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jumped about, stamping his feet in emulation of his mad elephant। और जब ये कहानी सुना रहे होते हैं ईश्वरन, तो ये अपनी ही कहानी से इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि उस हाथी के बारे में, जिसके बारे में ये बात करें, उसकी नकल उतारते हुए क्या करते हैं, अपने फर्श पर उछल कूद करने लग जाते हैं, अपना पैर पटकते हैं, जंप करते हैं, और पूरा उस हाथी की तरह बताने का प्रयास करते हैं कि वो कैसे कर रहा था। द एलिफेंट रीच्ड द आउटस्कर्ट्स ऑफ our town, breaking the fences down like matchsticks, he would continue। और फिर इसके बाद में उन्होंने अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं ईश्वरन कि हाथी जो था वो हमारे नगर के बाहर के किनारे पर आ गया। कौन सा हाथी, जो पागल होके वहां से भाग निकला था। और वो जो गांव के आसपास की जो फेंसेस थी, जो लकड़ियों की बनी हुई जो चार दीवारी थी, वो उसको ऐसे तोड़ रहा था जैसे वो माचिस की तीलियां हों। इट केम इनटू द मेन रोड एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स, मड पॉट्स एंड क्लोथ्स। और फिर वो मुख्य सड़क पर आ गया और उसने जो भी फल, मिट्टी के बर्तन, कपड़े, जो भी वहां पर दुकानें थी, उसको सबको तोड़ डाला। People ran helter skelter in panic. The elephant now entered a school ground where children were playing, breaking through the brick wall। और लोग जो थे वो घबराकर इधर उधर भागने लगे। फिर हाथी ईंटों की चार दीवारी को तोड़कर, यानी कि ईंटों की दीवार को तोड़कर स्कूल के खेल के मैदान में आ गया, जहां पर बच्चे खेल रहे थे। All the boys ran into the classroom and shut the doors tight। सारे बच्चे दौड़कर कमरों में घुस गए और कसकर दरवाजे बंद कर लिए। The beast grunted and wandered about, pulling out the football goalpost, tearing down the volleyball net, kicking and flattening the drum kept for water। and uprooting the
स्रूप्स। अब हाथी ने क्या किया, हाथी चिंगाड़ता हुआ चारों तरफ घूम रहा था। उसने फुटबॉल के जो गोल के खंबे थे, वॉलीबॉल के नेट उखाड़ दिए और पानी का जो ड्रम था जिसमें पानी भरने के लिए जिस ड्रम को रखा गया था उसको भी ठोकर मारकर बिल्कुल चपटा बना दिया। और क्या किया, जो अपरूटिंग स्रूप्स यानी कि जो झाड़ियां थी उनको उखाड़ दिया। Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of the school building. From there, they helplessly watched the depredation of the elephant. और इस बीच में जब ये सब चल रहा था हाथी का, वो टीचर्स थे वो छत पर चढ़ गए और वहीं से चुपचाप बेबस खड़े हुए, हेल्पलेस खड़े हुए हाथी का ये सारा उत्पात देख रहे थे। There was not a soul below on the ground. नीचे ग्राउंड पर एक भी व्यक्ति नहीं था। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड। और जो गलियां थी वो भी बिल्कुल ऐसे खाली पड़ी थी जैसे वहां के जो लोग थे वो अचानक गायब हो गए हों, लुप्त हो गए हों, डिसअपियर हो गए। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफटॉप। अब ईश्वर यहाँ पर बता रहे हैं कि जिस समय की ये घटना है उस समय मैं एक छोटी कक्षा में पढ़ता था और ये जो भी ड्रामा चल रहा था, मीन्स जो हाथी था वो उत्पात मचा रहा था, मैं उस सब को छत से देख रहा था। आई डोंट नो वॉट केम ओवर मी सडनली। मुझे नहीं पता अचानक मेरे दिमाग में क्या आया या मुझे क्या सूझी। आई ग्रैब्ड अ केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स एंड रैन डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द ओपन। और मैंने क्या किया, जो वहां पर शिक्षक खड़े हुए थे उनमें से एक के हाथ से मैंने छड़ी लेकर या जो डंडा पकड़े हुए थे वो लेकर मैं सीढ़ियों से नीचे उतरकर आंगन में आ गया। The elephant grunted and menacingly swung a branch of a tree which it had in its trunk. फिर आगे ईश्वरन बताते हैं कि जैसे ही वो नीचे आंगन में आए, The elephant grunted, जो हाथी था वो जोर से चिंघाड़ा और उसने क्या किया, menacingly मीन्स होता है जैसे धमका रहा हो, धमकी देते हुए उसने जो एक ब्रांच ऑफ अ ट्री, एक पेड़ की जो टहनी थी जिसको उसने अपने सूंड में पकड़ा हुआ था उसको उसने जोर से हिलाया। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट, उसने अपना पैर पटका। किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, जिससे क्या हुआ, बहुत सारी धूल और मिट्टी उड़ी। इट लुकेड फ्राइटनिंग, ये बहुत डरावना था। बट आई मूव स्लोली टूवर्ड्स इट स्टिक इन हैंड, लेकिन अपने हाथ में छड़ को लिए हुए, उस डंडे को लिए हुए मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप्स, और जो लोग थे आसपास जो घर बने हुए थे सब लोग इस दृश्य को बिल्कुल हिप्नोटाइज यानी कि सम्मोहित अवस्था में आकर जो आसपास के जो घर थे उनकी छतों पर खड़े हुए जो लोग थे वो देख रहे थे। कैसी स्थिति हो गई थी, जैसे वो हिप्नोटाइज हो गए हों, सम्मोहित हो गए हों। द एलिफेंट लुकेड एट मी रेड आइड रेडी टू रश टुवर्ड्स मी, और जो हाथी था उसने मुझे लाल आंखों यानी कि गुस्से से देखा और ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझ पर टूट पड़ने की या मुझ पर हमला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पेटेड लाउडली, उसने अपनी सूंड उठाई और जोर से चिंघाड़ा। एट दैट मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड एंड मस्टर्ड ऑल माई फोर्स, वैक्ड इट्स थर्ड टोनेल ऑन द क्विक, और इसी बीच में मैंने क्या किया, उसी क्षण में उसकी ओर बढ़ा और अपनी पूरी शक्ति बटोर कर उसके तीसरे नाखून पर जोर से मारा। क्या मारा, जो उनके हाथ में डंडा था वो हाथी के तीसरे नाखून पर मारा। द बीस्ट लुकेड स्टन्ड फॉर अ मोमेंट, देन इट सिवियर्ड फ्रॉम हेड टू टो एंड कोलैप्स्ड। कुछ देर के लिए, एक क्षण के लिए तो लगा जैसे वो एकदम से स्टन्ड हो गया, लेकिन फिर क्या हुआ, वह पूरा सर से पैर तक वो सिवियर यानी कि कांपा और फिर वह गिर गया। At this point, Iswaran would leave the story unfinished and get up mumbling, I will be back after lighting the gas and warming up the dinner. और यहाँ तक पहुंचकर इतना बताने के बाद में
ईश्वरन जो है वो कहानी को अधूरा छोड़कर ही बीच में खड़े हो जाते और धीरे धीरे मम्बलिंग यानी कि एकदम बड़बड़ाते हुए धीरे धीरे बोलते कि मैं गैस जलाकर और खाना गर्म कर कर अभी आया। महेंद्र who had been listening with rapt attention would be left hanging, और महेंद्र जो कि पूरे लगन के साथ में, इंटरेस्ट के साथ में ध्यान से उसकी कहानी को सुन रहे होते हैं, वो ऐसा लगता है जैसे हैंगिंग मीन्स होता है लटक जाना, जैसे वो बीच में ही लटके रह जाते कि अरे आगे क्या हुआ कहानी में। When he returned, ईश्वरन would not pick up the thread of the story right away, और जब ईश्वरन लौट कर आते अपना काम करने के बाद में तो उस कहानी को वो शुरू नहीं करते अपने आप आकर। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वाज पेंडिंग, और जो महेंद्र हैं उनको उसे ये याद दिलाना पड़ता या वो याद कराते कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, मीन्स वो उससे पूछते कि आगे क्या हुआ था। तब जो ईश्वरन है वो कहते क्या कहते, वेल अ veterinary doctor was summoned to revive the animal. Eastman would shrug casually. 2 days later, it was led away by its mahout to the jungle. और फिर वो उसको बड़ी कैजुअल तरीके से, पहले इतनी अच्छी तरह सुना रहे होते हैं, वो कह देते कि हाँ वो हाथी का उपचार करने वाले एक पशु चिकित्सक को बुलाया गया क्योंकि वो बेहोश हो गया था। वेटरिनरी मीन्स होता है जो जानवरों का डॉक्टर, उसको बुलाया गया। उन्होंने उसको देखा और फिर उसके 2 दिन बाद में उसका जो महावत था वो आया और उसे जंगल में ले गया। वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट। अब महेंद्र पूछ रहे हैं ईश्वरन, अच्छा तुम यह बताओ कि तुमने हाथी को कैसे गिरा दिया था। इट हैज समथिंग टू डू विद जापानीज आर्ट आई थिंक सर, karate or jiu-jitsu it is called. I had read about it somewhere. It temporarily paralyzes the nervous system, you see. अब महेंद्र आंसर कर रहे हैं कि उन्होंने कैसे उस हाथी को बेहोश कर दिया था। उन्होंने कहा कि इसका संबंध जापानी कला कराटे या जूजित्सु से था, जिसके बारे में मैंने कहीं पढ़ा था। इससे नर्वस सिस्टम को अस्थायी रूप से पैरालाइज किया जाता है। Not a day passed without Easwaran recounting some story packed with adventure, horror and suspense. Whether the story was credible or not, Mahendra enjoyed listening to it because of the inimitable way in which it was told. अब कोई भी दिन ऐसा नहीं बीतता था जिस दिन ईश्वरन कोई रोमांचक कहानी न सुनाए। अब फिर वो कहानी जो है क्रेडिबल और नॉट, यानी कि विश्वास करने योग्य हो या ना हो, लेकिन महेंद्र को कहानी सुनने में आनंद आता था, वो इसको एंजॉय करते थे कहानी सुनना, क्योंकि ईश्वरन का जो सुनाने का ढंग था वो बिल्कुल अलग था, निराला था। उसको इनइमिटेबल यानी कि उसकी कोई नकल नहीं कर सकता था, इतनी अच्छी तरीके से ईश्वरन कहानी सुनाते थे। ईश्वरन सीम टू मोर देन make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarters. और ईश्वरन के कारण महेंद्र को अपने कमरे में जहाँ पर वो रहते थे कभी भी टीवी की कमी अनुभव नहीं होती थी। One morning when Mahendra was having breakfast, Easwaran asked, "Can I make something special for dinner tonight, sir? After all, today is an auspicious day. According to tradition, we prepare various delicacies to feed the spirit of our ancestors today, sir." एक दिन जब महेंद्र नाश्ता कर रहे थे तो ईश्वरन ने पूछा, क्या आज रात को मैं कोई विशेष पकवान बनाऊं, क्योंकि आज का दिन बहुत शुभ है। ऑस्पिशियस का मतलब शुभ है। परंपरा के अनुसार आज हम अपने पूर्वजों की आत्माओं को तृप्त करने के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाते हैं। टू फीड द स्पिरिट ऑफ आवर एंसेस्टर्स, यानी कि अपने जो पूर्वज हैं उनकी आत्माओं को तृप्त करने के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाते हैं। दैट नाइट महेंद्र enjoyed the most delicious dinner and complimented Easwaran on his culinary skills. He seemed very pleased but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural. उस रात महेंद्र ने अति स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया और ईश्वरन की जो
कुकिंग की स्किल थी, जो खाना बनाने की कला थी, उसकी प्रशंसा की। ईश्वरन बहुत खुश दिख रहा था। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड, वह बहुत खुश दिख रहा था। बट अनएक्सपेक्टेडली, लेकिन अचानक उसने क्या किया, लॉन्च इनटू द मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनेचुरल, उसने भूत प्रेतों की कहानी सुनाना आरंभ कर दी। You know, sir, this entire factory area we are occupying was once a burial ground, he started. Mahindra was sucked out of the pleasant reverie he had drifted into after the satisfying meal. I knew one of the first day itself when I saw a human skull lying on the path. Even now I come across a number of skulls and bones, ईश्वरन continued. और उसने क्या कहानी सुनाना शुरू की, उसने कहना शुरू किया, यू नो सर, आप जानते हो सर कि ये जो पूरा फैक्ट्री एरिया है, यानी कि ये जो उद्योग क्षेत्र है पूरा, जहाँ पर ये लोग रह रहे हैं इस समय, वी वर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस अ बरियल ग्राउंड, ये जो पूरा औद्योगिक जो क्षेत्र है जहाँ पर अभी हम हैं, ये किसी समय कब्रिस्तान था। महिंद्रा वॉज जग्ड आउट द प्लीजेंट रेवरी ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सैटिस्फाइंग मील। महेंद्र जो थे वो इतना बढ़िया भोजन करने के बाद अपने दिवा सपनों में डूब गए थे। रेवरी का मतलब क्या होता है, दिवा सपनों में डूब जाना। और ये सब सुनकर उनको एकदम से झटका लगा। जग्ड आउट मीन्स एकदम से झटका लगा, और जो कि क्या कर रहे थे, वो एकदम अच्छा खाना खाने के बाद में अपने दिवा सपनों में डूब गए थे। मीन्स अच्छे अच्छे विचार आ रहे थे उनके दिमाग में। तब तक ईश्वर ने भूत प्रेतों की कहानी सुनाना शुरू कर दिया। और उसने क्या बताया आगे, आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ, और मैं ये पहले दिन से ही जानता था। अब कैसे जानते थे ये, क्योंकि व्हेन आई सा अ ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पाथ, क्योंकि मुझे रास्ते में एक खोपड़ी पड़ी मिली थी। अब भी मुझे कभी कभी खोपड़ियाँ व हड्डियाँ मिल जाती हैं। ईश्वरन अपनी जो बात थी उसको आगे कंटिन्यू करते हुए बोले, देखिए यहाँ पर ये सीन दिखाया गया है। He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. I am not easily frightened by these things, sir. I am a brave fellow, but one horrible ghost of a woman which appears off and on at midnight during the full moon. It is an ugly creature which matted hair and shriveled face like a skeleton holding a fetus in its arms. अब वो क्या कहते हैं कि he went on narrating, यानी कि वे अपनी बात को आगे कहते गए, और उन्होंने क्या बताया कि मुझे कभी कभी रात को भूत भी दिखाई देते हैं, लेकिन मैं इनसे डरता नहीं हूँ। आई एम नॉट इजिली फ्राइटेंड बाई दीज थिंग्स, लेकिन मैं इनसे इतनी आसानी से डरता नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक बहादुर व्यक्ति हूँ। लेकिन बट वन हॉरिबल घोस्ट, लेकिन एक स्त्री का भयानक भूत जो है वो कब, मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून, यानी कि जब पूरी चंद्रमा की रात होती है, यानी कि पूर्णिमा की जो रात होती है उसमें आधी रात को एक स्त्री का भयानक भूत दिखाई देता है। इट इज़ एन अगली क्रिएचर, वह कैसी है, वह बहुत ही कुरूप स्त्री है, और उसके बाल जो हैं उलझे हुए हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, और वह कैसी है, बिल्कुल लाइक अ स्केलेटन, कंकाल के समान है, और अपनी गोद में एक फीटस क्या होता है, जो भ्रूण होता है, एक बहुत ही नवजात शिशु आप कह सकते हो, या जो जन्म लेने से पहले की जो स्थिति होती है बच्चे की, उसको भ्रूण बोलते हैं, तो उसको उठाए हुए होती है। Mahindra severed at the description and interrupted rather sharply. You are crazy, Iswaran. There are no such things as ghosts or spirits. It is all a figment of your imagination. Get your digestive system examined, and maybe your head is as well. You are talking nonsense. अब ये जो सारी जो बातें हुई थी उन्होंने बताई ईश्वरन ने, उससे जो महेंद्र थे वो सिवर्ड यानी कि कांप उठे, और उन्होंने एकदम से आवेश में आकर और ईश्वरन को टोक दिया, और उनको क्या कहा,
यू आर क्रेजी, तुम पागल हो। भूत प्रेत नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है, इस तरीके की कोई चीज़ें नहीं होती हैं। ये सब क्या है, तुम्हारी कल्पना मात्र है। तुम्हारा जो हाजमा है ना वो ठीक नहीं है, उसको सही करो जाके, या फिर शायद तुम्हारा दिमाग भी ठीक नहीं है, तुम नॉनसेंस बातें कर रहे हो, यानी कि तुम बिल्कुल बकवास कर रहे हो। He left the room and retired for the night, expecting Iswaran to sulk for a couple of days. But the next morning he was surprised to find the cook as cheerful and talkative as ever. From that day, Mahendra, for all his brave talk, went to bed with a certain unease. अब क्या हुआ कि ही लेफ्ट द रूम, फिर उन्होंने क्या किया, वो इतना कहने के बाद में ईश्वरन से वो जो कमरा था जहाँ पर वो बैठे हुए थे वहाँ से वो सोने के लिए चले गए। और वो ये सोच रहे थे, एक्सपेक्टिंग, यानी कि उन्हें ऐसी आशा थी कि अब ये जो ईश्वरन है 2-3 दिन तक दुखी रहेगा और कुछ बात नहीं करेगा। लेकिन क्या हुआ, बट नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह वो एकदम से सरप्राइज हो गए ये देखकर कि ईश्वरन पहली की ही तरह चीयरफुल था, खुश था, एंड टॉकेटिव एज एवर, और उतना ही बातूनी था, मीन्स वो वैसे ही बात कर रहे थे और खुश थे। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्रा, और उस दिन से जो महेंद्र थे, लेकिन उनको क्या हुआ, कुछ बेचैनी सी, विद अ सर्टेन अनीज, वो क्या करते थे, जब भी वो सोने जाते थे उनको थोड़ी सी बेचैनी रहने लगी। एवरी नाइट ही पियर्ड इनटू द डार्कनेस outside through the window next to his bed, trying to make sure that there was no movement of dark shapes in the vicinity. But he could only see a sea of darkness with the twinkling lights of the factory miles away. अब इनमें कैसी बेचैनी होने लगी थी, और क्या करते थे ये कि जब भी ये सोने के लिए जाते थे तो अपने जो कमरे में, इनके बेड के पास में जो विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड, जो बेड के पास में खिड़की थी, उससे वो बाहर झांकते थे, अंधेरे में देखते थे, ये देखने के लिए कि आसपास कोई छाया तो नहीं घूम रही है, कि डार्क शेप है ना, मूवमेंट ऑफ डार्क शेप, जैसा कि ईश्वरन ने बताया था कि उसने कब रात में कई बार उसको एक स्त्री का भूत दिखता है, तो वो उनके दिमाग में वो डर बैठ गया था, और वो बाहर अंधेरे में झांक कर देखते थे कि कहीं उनके कमरे के आसपास या घर के आसपास कोई वो छाया तो नहीं घूम रही है। लेकिन उनको चारों तरफ सी ऑफ डार्कनेस, यानी कि ये सी माने देखना, और ये सी होता है समुद्र। अब समुद्र नहीं है यहाँ पे, क्या है, सी ऑफ डार्कनेस, यानी कि अंधेरे का समुद्र, यानी कि चारों तरफ उन्हें अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता था। और दूर फैक्ट्री की जो दूर से ट्विंकलिंग, यानी कि टिमटिमाती हुई जो लाइट्स थी वो दिखाई देती थी। He had always liked to admire the milk white landscape on full moon nights, but after hearing Ishwaran's story of the female ghost, he avoided looking out of his window altogether when the moon was full. अब जो महेंद्र थे, उन्होंने जब वो कहानी सुनी थी, उससे पहले पूर्णिमा की रात में जो लैंडस्केप जो था, यानी कि जो भी भूदृश्य था, उनकी खिड़की से जितनी जो भी दृश्य दिखाई देते थे, चंद्रमा की जो चांदनी होती है उस रोशनी में उनको वो दृश्य देखना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन ईश्वरन की जो वो भूत स्त्री वाली जो कहानी थी, उसको सुनने के बाद अब वो खिड़की से बाहर झांकना अवॉइड करते थे, या कह सकते हैं कि उनमें बाहर झांकने का, उसमें चंद्रमा की जो पूरी रोशनी होती थी, फुल मून लाइट होती थी, तो उनमें बाहर देखने का साहस ही नहीं रहता था, क्योंकि वो डर गए थे कि कहीं उनको भी वो स्त्री का भूत न दिखाई दे जाए। One night Mahindra was woken up from his sleep by a low moan close to his window. एक रात अपनी खिड़की के समीप कराहने की जो धीमी एक आवाज आ रही थी, उसको सुनकर महेंद्र की नींद खुल गई। At first he put it down to a cat prowling around for mice. और पहले तो उन्होंने यह समझा कि कोई बिल्ली है जो कि चूहे के शिकार के लिए घूम रही है। But the sound was too guttural for a cat. लेकिन ये जो आवाज़ थी ये
बिल्कुल ऐसी नहीं थी जैसे ये बिल्ली की आवाज़ हो, ये उससे अलग लग रही थी। मीन्स उन्हें ऐसा लग रहा था ये किसी इंसान की आवाज़ है। बट he resisted the curiosity to look out, lest he should behold a sight which would stop his heart. लेकिन उन्होंने ये जो उनकी जिज्ञासा थी कि वो बाहर उसको देखें, उसको उन्होंने रोक लिया, क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि बाहर कोई भयानक दृश्य ना हो। कौन सा भयानक दृश्य? जिसके बारे में ईश्वर ने बताया था कि रात में फुल मून की लाइट में एक जो महिला है उसका भूत घूमा करता है। तो उन्होंने लेकिन बाहर झांक कर नहीं देखा। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फिलाइन। लेकिन क्या हुआ कि वो जो आवाज़ थी वो और ज़्यादा ऊंची होती चली गई, तेज होती चली गई, और ये स्पष्ट था कि वो बिल्ली की आवाज़ नहीं है। He could not resist the temptation anymore. Lowering himself to the level of window sill, he looked out at the white sheet of moonlight outside. अब क्या हुआ कि उनकी जो जिज्ञासा थी कि बाहर कौन है, वो उसको और ज़्यादा रोक नहीं सके, और उन्होंने खिड़की के पास बैठकर बाहर चांदनी रात में झांका। There, not too far away, was a dark cloudy form clutching a bundle. और फिर उन्होंने बाहर क्या देखा? Not too far away यानी कि थोड़ी दूर पर, ज़्यादा दूर नहीं, एक डार्क क्लाउडी फॉर्म यानी कि एक धुंधली सी काली जो आकृति थी, एक क्लचिंग बंडल, एक गठरी को पकड़े हुए उनको दिखाई दी। महेंद्र ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट एंड फेल बैक ऑन द पिलो पेंटिंग। और क्या हुआ कि जो ये देखकर जो महेंद्र थे उनको एकदम से ठंडा पसीना आ गया, यानी कि बहुत ज़्यादा वो डर गए। पेंटिंग मीन्स घबरा कर एकदम हाफते हुए वो अपनी तकिया पर गिर पड़े। As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of auto-suggestion, some trick that his subconscious had played on him. अब जब थोड़ी देर बाद धीरे धीरे जब उन्होंने अपनी इस घास्टली यानी कि इस भयानक जो एक्सपीरियंस उनको हुआ था, जो अनुभव हुआ था, उससे जब वो थोड़ा सा उभरे उसके प्रभाव से, तो उन्होंने अपने साथ में रीज़न करना शुरू कर दिया, यानी कि तर्क करना शुरू कर दिया कि भाई ऐसा क्यों हुआ उनके साथ में, वो क्या था जो उन्होंने देखा। और फाइनली उन्होंने कंक्लूड किया, मीन्स लास्ट में उन्होंने ये नतीजा निकाला उन सारी चीज़ों का कि ये उनके साथ में जो भी हुआ वो उनके जो सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं चीज़ें जो चल रही थी, जिनके बारे में वो इतने दिनों से सोच रहे थे महेंद्र और उसकी ईश्वरन की कहानी के बारे में, इसी वजह से उनको वो सारी चीज़ें दिखाई दी। By the time he had got up in the morning, had a bath and come out to have his breakfast, the horror of the previous night had faded from his memory. और फिर क्या हुआ, वो अगली सुबह जागे, उन्होंने नहाया और वो बाहर आकर उन्होंने क्या किया, अपना ब्रेकफास्ट लिया, नाश्ता किया। जो पिछली रात का जो हॉरर था, डर जो था, वो उनकी याद से फेड हो चुका था, यानी कि निकल चुका था। Eastman greeted him at the door with his lunch packet and his bag. Just as Mahendra was stepping out, Eastman grinned and said, "Sir, remember the other day when I was telling you about the female ghost with a fetus in its arms? You were so angry with me for imagining things." और क्या हुआ कि जब वो अपना नाश्ता करके अपने काम के लिए जा रहे थे तो ईश्वरन उसे दरवाजे तक ग्रीट करने आया, मीन्स उनको विदा देने के लिए वहाँ तक आए। और फिर उन्होंने ईश्वरन ने उनको उनका लंच पैकेट दिया, खाने का पैकेट दिया, उनका बैग उनको दिया। और जब महेंद्र जा रहे थे तो उसने पीछे से हंसते हुए कहा कि सर, जब मैंने आपको उस भूत स्त्री की बात सुनाई थी जो वो फीटस लेके खड़ी होती है, तो आप मुझ पर नाराज हो गए थे, क्योंकि मैं ये काल्पनिक चीज़ों के बारे में बात कर रहा था कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो काल्पनिक हैं, आपने ऐसा कहा था। वेल, यू सा हर योरसेल्फ लास्ट नाइट, लेकिन अब तो आपने अपनी आंखों से पिछली रात को उसको देख लिया। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मोर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम। और उसने क्या बताया कि जब आपके कमरे से वो जो मोर्निंग यानी कि कराहने की जो ध्वनि आ रही थी, आवाज़ आ रही थी, उसको सुन के मैं आपके कमरे में दौड़कर आया था। और फिर ये
3 डॉट्स लगाकर उसको इन्वर्टेड कॉमास में बंद किया है। मीन्स यहाँ पर बात अधूरी है, मीन्स वो कहना चाह रहा था कि मैंने आपको देख लिया था कि आप डर गए थे या जो भी है। A chill went down Mahendra's spine. He did not wait for Iswaran to complete his sentence. He hurried away to his office and handed in his papers, resolving to leave the haunted place the very next day. अब ये जो महेंद्र थे, इनको क्या हुआ, ही a chill went down महेंद्र स्पाइन, यानी कि इनको एक डर की अंदर से कपकपी सी हुई और उन्होंने ईश्वरन की बात को पूरा नहीं सुना। ये जो वो बोल रहे थे ऊपर, जहाँ पर ये बीच में छूटा हुआ है, बस इतनी ही बात उन्होंने सुनी और वो सीधे कहाँ गए, अपने ऑफिस में पहुँचे, कार्यालय में पहुँचे और उन्होंने क्या किया, जो भी एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे। और उन्होंने वहाँ पर जाकर अपने जो भी कागज़ थे या साथ में त्याग पत्र भी रहा होगा, वो उन्होंने उनको अपने ऑफिस में सारे डॉक्यूमेंट्स को जमा कर दिया और अगले ही दिन उन्होंने उस हॉन्टेड प्लेस यानी कि उन भूतों वाला जो स्थान था जहाँ पर थे, उसको अगले ही दिन छोड़कर जाने का निश्चय कर लिया था। यानी कि ऑफिस में जाकर उन्होंने क्या किया, जो भी उनके कागज़ वगैरह थे वो सब दे दिए और ये निश्चय कर लिया कि अगले ही दिन वो इस हॉन्टेड प्लेस को छोड़कर चले जाएंगे, या छोड़ने का निश्चय उन्होंने कर लिया। स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।